एबीपी न्यूज़ का अपनी बाता शो का आज महामंथन है। इसमें हम बातचीत करेंगे उनसे, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इनसे समझेंगे कि किस तरीके से राजस्थान में जब महिलाओं को प्रतिनिधित्व की बात आती है तो उन्हें सीट कम मिलती है, उनको जगह कम दी जाती है। आज मैं मौजूद हूँ जयपुर में, सागर हॉस्पिटल है यहाँ पर और तमाम लोग मौजूद हैं। उनसे समझूंगा कि क्या वजह होती है, किन किन वजहों से उन्हें टिकट नहीं मिलता है। लगातार हमने इस पर बातचीत की और अब महामंथन में यहाँ से एक सलूशन, एक सुझाव निकल कर के सामने आएगा कि इसी वजह से या इन्हीं वजहों से उन्हें रोका जाता है और अगर ये बात की जाए तो उन्हें टिकट दिया जाए, चुनाव जीतेंगी। तमाम अलग अलग तरीके के लोग हैं यहाँ पर, डॉक्टर हैं और कुछ आर्टिस्ट भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, उनसे समझेंगे। ये बताइए मैम कि जिस तरीके से राजस्थान में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जयपुर में हैं कि महिलाओं को टिकट कम दिया जाता है, हमारा लगातार इसी पे शो चल रहा है और आज उसका सलूशन लास्ट डे है, एंडिंग है कि क्लोजिंग है कि क्या इसका सुझाव निकलता है। आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है कि महिलाओं को टिकट कम दिया जाता है? महिलाओं को टिकट तो अपन सभी देख रहे हैं कि कम ही दिया जा रहा है। तो उसका एक कारण सबसे बड़ा तो जो मुझे लगता है, महिलाएं खुद ही नहीं आना चाहती हैं इस प्रोफेशन में, क्योंकि इसको एज ए प्रोफेशन तो लोग कम देखते हैं और मनी और मसल पावर का खेल जो है वो ज़्यादा होता है, तो उसमें महिलाओं का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। दूसरा, पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, उनके साथ ये फुल टाइम जिसको कहते हैं वो समय मांगता है, उतना समय हर महिला निकाल नहीं पाती है। तीसरा, मुझे लगता है कि घर वालों का भी कोई बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग नहीं होता है कि वो कोई महिला इतना आगे जाए और पॉलिटिकली उसमें कुछ करे। बहुत कम परिवारों में ये सहयोग मिलता है। मुझे मेनली यही कारण ज़्यादा लगते हैं। आप तो डॉक्टर हैं, कहा जा रहा है पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, हम ही लोग कहते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि जब यहाँ पर लागू होगा, रिजर्वेशन लागू होगा, 33% आरक्षण, तो उसमें आपके मन में होगी कि मुझे भी आना चाहिए? ये तो सोचना पड़ेगा जब लागू होगा, ऐसा कभी मौका आएगा तो। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से इससे फ़र्क पड़ेगा। आरक्षण लागू होएगा तो बहुत सारी महिलाएं जो समाज में कुछ अच्छा करना चाहती हैं और उनको कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिलता करने के लिए, तो उनके लिए ज़रूर ये एक बहुत अच्छा मौका होएगा कि वो आएँ। 33% अगर आरक्षण है, 33 नहीं भी आई, 20 भी आ गई, 25 भी आ गई, तो लगेगा कि अभी की जो हालत है उससे तो बहुत बेहतर होगा। बेहतर होगा। आप बताइए, आप प्रोफेसर हैं, आपके नज़रिए से क्या होना चाहिए? संतोष जी, मुद्दा वाकई बहुत अहम है और जैसा कि हम वर्तमान में देख रहे हैं और पुराने जितने आपके 5 एपिसोड हैं, मेरे ख्याल से कंक्लूडिंग 6th एपिसोड है, और हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति तब और अब, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो महिलाओं की स्थिति अगर हम पुराने टाइम पे देखें तो बहुत पुराने समय में महिलाएं काफ़ी अहम रोल रखती थी और परिवार हो या किसी बात का निर्णय हो, महिलाएं क्या करती थी। बीच का कुछ ऐसा समय आया जब महिलाओं को सप्रेस कर दिया गया या महिलाएं स्वयं आगे आने से बंद हो गईं, किन्हीं भी कारणों से। सामाजिक हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, जैसा कि डॉक्टर राजप्रभा गढ़िया जी ने कहा है। और उसके बाद में वापस एक पितृसत्ता युग को ख़त्म करने के लिए अब जो आरक्षण की बात आई है या जो महिलाएं आगे आने का सोच रही हैं, वो वाकई बहुत एक वेलकम नोट है। और मैं साथ में ये भी कहूँगी, डॉक्टर साहब की बात को आगे ले जाते हुए, जैसे लगातार हम पिछली बार भी बोलते आए थे कि जब तक परिवार के लोगों की समझ नहीं खुलेगी, और हम जब सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं तो मैं महिला और पुरुष को क्यों ले रही हूँ, मैं ये क्यों नहीं सोचती हूँ कि अगर एक इंसान में, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, लीडरशिप की क्वालिटी है, राजनीति में आने की क्वालिटी है, तो उसको क्यों नहीं एक मौका मिले। हम ये क्यों देखते हैं कि महिला है इसलिए मौका नहीं दिया जाए, या ये पुरुष है ये ज़्यादा अच्छा करेगा। वही जैसा मैडम ने कहा है, मसल पार, मनी पार या और भी किस तरह के गेम है, हमें ये क्रैक करना होगा, कहीं ना कहीं तोड़ना होगा। और अगर हम उसको तोड़ पाते हैं, निस्संदेह एक स्वच्छ भारत, विकसित भारत का निर्माण हम कर सकते हैं। और ये इसमें महिलाओं का रोल निश्चित रूप से अहम होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप बताएं, वही सवाल आपसे भी। मेरा मानना है कि 33% रिजर्वेशन और वुमेंस बिल तो आ गया है, पर अभी भी इन 2024 लोकसभा इलेक्शंस में उसका कोई असर नहीं दिखा है, एटलीस्ट राजस्थान में। बीजेपी ने भी और कांग्रेस, दो मुख्य पार्टी, दोनों ने ही टिकट्स बहुत कम दिए हैं। बीजेपी ने सिर्फ 5 टिकट दिए हैं और कांग्रेस ने सिर्फ 3 महिलाओं को टिकट दिया है। इवन इन असेंबली इलेक्शंस जो 2023 नवंबर में हुआ था,
और 50 वुमेन ने कंटेस्ट किया था, उसमें से सिर्फ 20 ही जीत पाई है। सो और उसमें से 9 बीजेपी की है, 9 कांग्रेस की और 2 इंडिपेंडेंट हैं। सो जो मेजर पार्टीज़ अगर आगे नहीं टिकट देती तो इस रिजर्वेशन बिल का कोई मायने नहीं रहता है। उनको महिलाओं को टिकट देना पड़ेगा, पॉलिटिकल लैंडस्केप में उनको लाना पड़ेगा। सिर्फ हमने देखा है राजस्थान में जो अपर कास्ट वुमेन है, रॉयल फैमिली से है या जिनकी कोई फैमिली लेगेसी है, वो लोग ही उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, या SC ST जो रिज़र्व सीट्स है उसमें महिलाओं को दिया जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको मतलब मिडिल क्लास से वुमेन ज़्यादा नहीं आती है महिलाएं। तो ये एक जो बैरियर है उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ को और उस बैरियर को ब्रेक करना होगा, नहीं तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट लाइक फॉर द मिडिल क्लास वुमेन टू कम अप। मेरा मानना है कि पहले तो महिलाएं बहुत राजनीति में आती नहीं थी, और आती भी थी तो बस एक जैसे गांव में महिलाएं थी, सरपंच के चुनाव में उसको खड़ा कर लिया, वो हो गई और जीत भी गई, लेकिन पुरुष ही उसको मतलब उसकी कमांड संभालती थी। महिला तो सिर्फ एक सिग्नेचर के लिए होती थी, उसके या तो पति संभालता था या उसके परिवार का कोई पुरुष संभालता था। बाकी मैं मानती हूँ कि महिलाओं को भी अपना, जब उसको सरपंच बना दिया है तो उसको भी डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए। वो पुरुष लेने नहीं देते थे, लेकिन आजकल बदलाव हो गया है। महिलाएं जैसे मीडिया के थ्रू कहीं पे भी अपने अधिकारों को समझने लग गई हैं, वो आजकल खुद डिसीजन लेने लग गई हैं। गांव मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी महिलाएं थोड़ा समझने लगी है। शहरी क्षेत्र में तो महिलाएं पहले से ही मतलब समझ है उनमें, ग्रामीण क्षेत्र में भी धीरे धीरे हो रहा है विकास। जैसे आरक्षण 33% आरक्षण हमें महिलाओं को मिलेगा तो उससे हमारी महिलाएं धीरे धीरे आगे आएंगी, और जब महिलाएं समाज में भागीदारी करेंगी तो मतलब हमारे एक घर का नहीं, समाज का नहीं, हमारे एक राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र का निर्माण होगा, और उससे हमारी महिलाएं सशक्तिकरण होंगी। जैसे कि नारी शक्ति वंदन मोदी जी ने अभी एक महिलाओं के लिए कानून वो बनाया है, बिल पारित किया, तो उससे हमारे लोकसभा में भी कम से कम 181 सीटों पे महिलाएं आएंगी। तो उससे हमारे महिलाओं को, जब हमारे देश का विकास तभी होगा जब हमारे महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर बराबर से अधिकार लेके आगे आएंगी, तब हमारे देश का, राष्ट्र का निर्माण होगा। और हम महिलाओं को मतलब कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जब हम हर चीज़ में आगे है, अग्रणी है, एक शासन प्रशासन में, राजनीति में ही नहीं है, हम एक खेल कूद में भी नेशनल नहीं इंटरनेशनल तक महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जल थल वायु सेना में नहीं, एक तकनीकी, एक विज्ञान के क्षेत्र में भी महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं। और यहाँ तक देखिए आप, एक 10th और 12th का रिजल्ट होता है, उसमें भी एक लड़कों से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट महिलाएं देती हैं। मैं मानती हूँ कि हम महिलाओं को एक मतलब मौका दीजिए हमें आगे बढ़ने का, तो हम बहुत अच्छा करेंगे। मैं एक उदाहरण देना, मतलब महिलाओं के ऊपर थोड़ा कुछ बोलना चाहूँगी। राहें होंगी तो मुश्किल, 2 कदम बढ़ाओ तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल होंगी लेकिन इतनी भी नहीं, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मंजिल होगी दूर लेकिन इतनी भी नहीं, हमारा विकास होगा आगे बढ़ के। हम जब सोचेंगे तो हमें मंजिल पास में होगी। जब हम हिम्मत से, आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से हम हमारे काम के प्रति रखेंगे तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आरक्षण से हम महिलाएं राजनीति में आएंगी तो मतलब हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा अच्छा आगे के लिए। नमस्कार। देखिए 33% का जो आरक्षण का बिल पास हुआ है, वह सरकार का जो निर्णय है वह स्वागत योग्य है, और महिलाओं की भागीदारी अवश्य होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो महिला है वो घर की रोशनी नहीं, वह रोशनी की लौ है। तो हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि हम महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। और सरकार का जो विज़न है लैंगिक समानता के दृष्टिकोण की तरफ से देखें तो उसमें सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं। जो मोदी जी का जो विज़न है 2047 का, कि हमारा देश एक विकसित
भारत बनेगा उसमें भी महिलाओं के लिए उन्होंने काफ़ी उसमें निर्णय लिए हैं। तो वह भी मुझे लगता है जहाँ तक कि ये जो दूरी है इसको कम कर पाएंगे, जो महिला और पुरुष की जो समानता की दूरी है। जहाँ तक नेतृत्व की बात आती है तो मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। मेरा ये कहना है कि अगर आप देखें तो मेडिकल फील्ड में चाहे वो नर्सिंग कर्मचारी हों, चाहे वो आशा वर्कर्स हों, आप पूरा मिला के देखेंगे तो लगभग 65% उसमें महिलाएं हैं जो काम करती हैं। लेकिन जहाँ नेतृत्व की बात आती है वहाँ नेतृत्व की दिशा में आप देखेंगे तो महिलाएं बहुत कम हैं। ऊंची पोस्ट पे अगर आप देखें तो वहाँ पे महिलाओं का उतना प्रतिनिधित्व नहीं है। तो और अगर आप जैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन है नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप जहाँ देखेंगे तो वहाँ पे जो सैलरी बेस्ड है, सैलरी सिस्टम है, तो जो फीमेल वर्कर्स हैं दे आर पेड वेरी लेस एज कंपेयर टू देयर काउंटरपार्ट्स, देयर मेल वर्कर्स। सो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये टिकट वितरण और ये सब में तो जो आपने जो भी देखा है कि कम दिए हैं महिलाओं को, तो ये हर जगह है, एवरी फील्ड में है। क्योंकि महिलाओं की आप ग्रामीण परिवेश में देखें तो महिलाओं की पहुंच ही नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं है, उनको स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ स्कीम्स, इनसे वो अवेयर नहीं है। तो आई थिंक कि हमें ऐसा एक उनको जागरूक करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए एक सिस्टम तैयार करना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि हमारे अधिकार क्या हैं। और ये अधिकार पता चले, क्योंकि ये इसलिए नहीं कि उन्हें जानना चाहिए, ये उनका अधिकार है। तो मैं नेक्स्ट। नमस्कार। जैसा कि अभी आपने कहा कि महिलाओं की राजनीति में सक्रिय भूमिका को कैसे बढ़ाया जाए, तो सबसे पहले बात यही है कि अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं भारतीय नारी सब पर भारी। आखिर ऐसा क्यों है? इसे सुनते ही लोग हंसने लग जाते हैं, लेकिन क्या इसके पीछे के तथ्य और मरहम को समझते हैं? भारतीय नारी सब पर इसलिए भारी क्योंकि मुस्कुरा के उठाती हर जिम्मेदारी, सूट पहने या फिर पहने साड़ी। एक नन्ही सी मुस्कुराती हुई, एक नन्हे नन्हे कदमों से चलती हुई लड़की जब वो युवावस्था की तरफ कदम बढ़ाती है, उसके बाद जब वो एक बेटी से एक बहू के रूप में आती है, उसके बाद जब वो माँ बनती है, उसके चरित्र में इतना परिवर्तन आ जाता है कि जो अपनी माँ से कहती थी कि माँ मुझे एक गिलास पानी दे दो, वो पानी पिलाने के लिए अपने बच्चे को पीछे पीछे भागना शुरू कर देती है। इतनी सारी जिम्मेदारियाँ एक साथ ले लेती है, तो क्या राजनीति की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती? आज अनेकों उदाहरण हैं जो हमें ये बताते हैं। बात करें सरोजनी नायडू की, या फिर इंदिरा गांधी जी की, सुषमा स्वराज जी की, या फिर हमारी अभी हम वित्त मंत्री महोदया निर्मला सीतारमण जी की भी बात कर सकते हैं। जयपुर में देखें, हमारी दोनों मेयर महिलाएं हैं, और हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं वो भी महिलाएं हैं, महिला ही रही हैं, उन्होंने भी बहुत कुशल प्रशासन किया। और आज जब आपने ये कहा है कि महिलाएं कैसे आगे आएं और कैसे टिकट के ऊपर ध्यान दिया जाए, तो अभी जैसा कि मेरे साथी वक्ता ने कहा कि नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है वो अभी पारित किया गया है 33% आरक्षण के माध्यम से। सवाल आता है जब ये, तो लोग कहते हैं कि नेत्रियां नहीं हैं, राजनीति में महिलाएं नहीं हैं, लेकिन महिलाएं कैसे आएंगी? जब महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी तभी महिलाएं आगे आएंगी, क्योंकि जब उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो वो कभी पीछे नहीं हटती, डटकर निभाती हैं, चाहे परिवार हो या फिर राजनीति हो या फिर अभिनेत्री के रूप में। आज कंगना रनौत की बात करें, जिस तरह से वो अपनी सक्रियता को बढ़ा करके, आज धूप हो गर्मी हो, जिस तरह से वो अपना प्रचार कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि महिलाओं में कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी है। हाँ, सवाल आता है कि महिलाओं को कैसे सशक्त बना करके राजनीति में लाया जाए। जब हम आदि आबादी कहे जाते हैं, अपने मत का उपयोग करते हैं, तो एक उपयोग और करना होगा। जब भी किसी महिला को किसी भी क्षेत्र में मौका मिले, सारी महिलाओं को एकजुट होकर, एक मत होकर उस महिला को आगे बढ़ाना होगा। तभी जो 33% आरक्षण की बात है कि जब भी महिला जहां खड़ी होती है वहां विजय फतह करती है, और ये जब भी संभव है जब महिलाएं महिलाओं को साथ देंगी और नेत्रियों को हर क्षेत्र से ढूंढा जाए। क्योंकि आज जैसा कि अभी कहा कि खेल के क्षेत्र से या फिर अभिनय के क्षेत्र से या फिर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से देखा जाए, अलग अलग क्षेत्रों में वो अपनी भूमिका तो अदा कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एक कुशल नेतृत्व छुपा हुआ है, जिसे कि कहते हैं जिस तरह से जौहरी हीरे की परख करता है, वैसे ही हमारे जो भविष्य के राजनेता हैं, जो पार्टियों को देखते हैं, उन्हें यह देखना होगा कि कौन से फील्ड से आने वाली महिला में नेत्री छुपी हुई है, उसे चुनना होगा और एक सही मौका देना होगा।
आई थिंक संतोष जी 5 दिन से हम लोग इस मुद्दे पे डिस्कस कर रहे हैं कि महिलाएं और उनकी राजनीतिक भागीदारी, और बहुत सारे पैनलिस्ट ने अपने अपने हिस्से का जो अलग अलग क्षेत्र में है अपनी अपनी बात को रखा। एंड बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, इस कॉन्क्लूज़न पे इतनी सभी महिलाओं को सुनकर जानकर एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि जो बहुत पहले एक बुक मैंने पढ़ी थी सिमोन, जिसने कहा था कि स्त्री पैदा नहीं की जाती, स्त्री बना दी जाती है, स्त्री बन जाती है। तो मुझे लगता है कि कोई भी बच्ची लेटर ऑन जब वो महिला बनेगी, उससे पहले जो समाज की, जो घर की, जो आसपास की जो कंडीशनिंग है, जो आचार है, व्यवहार है, जो एटमॉस्फेयर है, उसके थ्रू वो बनती है। कोई एक फैक्टर नहीं है कि जहाँ पे हम लोगों ने बोल दिया है कि महिला एक अच्छी लीडर नहीं बन सकती, या आज हम लोग 21st सेंचुरी में वुमेन एम्पावरमेंट के युग में भी हम लोग 6 दिन से अलग अलग जो महिला लीडर हैं, वो वेदर वो डॉक्टर हैं, वेदर वो इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो ये प्रूव करने पे लगे हुए हैं हम लोग कि यार हम लोग भी तो बहुत अच्छी लीडर्स बन सकती हैं, आप लोग हमें क्यों नहीं देते हैं। एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना मत होता है कि इतनी महिला लीडर्स सामने नहीं आती है, तो क्यों नहीं आती है, वो भी सोसाइटी के थ्रू ही दिया गया होगा, वो भी जो हमारी अपब्रिंगिंग है वहीं से आया होगा। तो मुझे लगता है कि जो सारी चीज़ें हैं, जो महिला आज जैसी भी बनी है, वेदर वो पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में करती है, या जैसे राजप्रभा मैम ने कहा कि महिलाएं आना नहीं चाहती हैं, चाहे क्यों नहीं आना चाहती, वो सारी देन इसी समाज की है, इसी एटमॉस्फेयर की है, हमारे पेरेंट्स की है, हमारी अपब्रिंगिंग की है, जो हमारे इर्द गिर्द जो वातावरण बना हुआ है उसकी है। अगर एक छोटी सी बात मैं अपने आप पे लूँ कि आज मुझे कोई बोले कि आपको पॉलिटिक्स में आप क्यों नहीं आना चाहती, आप सोशल एक्टिविस्ट क्यों बनिए, तो सबसे पहले मैं बोल सकती हूँ कि ये थॉट मुझे अपनी फैमिली से आया होगा कि मुझे कभी किसी ने सिखाया ही नहीं है कि तुम एक अच्छी पॉलिटिशियन भी बन सकती हो। मैंने अपने आसपास में टीचर्स देखी होंगी, डॉक्टर्स देखी होंगी, आईएएस देखी होंगी, लेकिन मैंने उस टाइम पे लीडर नहीं देखी। मैंने नहीं देखा कि एक महिला बहुत अच्छी नेतृत्वकर्ता भी बन सकती है, उसको ऐसे भी जाना चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए वो ख्वाब नहीं देखा, मेरे पेरेंट्स ने कभी इर्द गिर्द वो बात नहीं की कि तुम पॉलिटिक्स में जाओ। दूसरी चीज़, जब मैं बड़ी हुई हूँ और मैं देख रही हूँ कि जब वो विमेन लीडर्स जो होती हैं उनके लिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़, बिल पारित हो गया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको सामने लाना ही नहीं चाहती। दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूं कि हम लोग हर चीज़ में उनको रिजर्वेशन देने की बात करते हैं, बिल ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन क्या चीज़ें उतनी आसान होती है? अगर महिलाएं पॉलिटिक्स में जाती है, कितना उनका कैरेक्टर को हम लोग डिसाइड करते रहते हैं, ये ऐसी होगी, ये वैसी होगी। जैसा कि पहले हमारे जो शोज़ हैं उनमें भी निकल के आया कि ये बाहुबल का रिसोर्सेज का खेल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज हैं जो महिला को कहीं ना कहीं खींचते हैं कि अभी भी पॉलिटिक्स आपके लिए उतना सुगम, उतना सरल रास्ता नहीं है कि आज आप में एक थॉट आया कि मुझे एक पॉलिटिकल लीडर बनना है। यहाँ पे कौन महिला है जो बदलाव नहीं लाना चाहती? हर महिला अपने स्तर पे बदलाव ला रही है। बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, बीइंग अ एंकर, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग अ जर्नलिस्ट, सभी लोग बदलाव ला रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने वो नहीं सोचा कि हमें पॉलिटिक्स ज्वाइन करके बदलाव लाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं ये हमारे इंटरेस्ट का फील्ड है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पॉलिटिक्स को हमने अपने इंटरेस्ट का फील्ड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमें लगा वो ईजी चीज़ नहीं है। वेदर हमारे पेरेंट्स भी नहीं बता पाए, वेदर वो सोसाइटी भी नहीं बना पाई। लेकिन अभी के टाइम पे अगर आपको महिलाओं को पॉलिटिक्स में लाना है तो बहुत सिंपल सी बात है, स्वयं सबसे पहले तो महिला को आना पड़ेगा, उसको ये समझना पड़ेगा कि महिला के लिए कोई भी जो डगर है वो आसान कभी नहीं रही, उसको हमेशा प्रूव करना पड़ा है। मैं बहुत आराम से एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगी, इवन मैं अगर अपने पेरेंट्स की भी बात करूँ तो बहुत बार मेरे पेरेंट्स को भी मुझे प्रूव करना पड़ा है कि मैं बेहतर कर सकती हूँ, आप मुझे भाई से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, अरे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। तो महिलाएं जिस दिन पैदा होती हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस उसी दिन से ऐड हो जाता है, आपको उसी दिन से प्रूव करना पड़ता है। आप 10th में अच्छे नंबर लाएंगे, दिखाइए। आप डॉक्टर बन जाएंगे, आपको एक अटेम्प्ट दिया गया, दिखाइए। आप आईएएस क्लियर कर जाएंगी, आप दिखाइए। आपकी शादी हो गई, आपको अच्छी बहू बनना है, आप प्रूव कीजिए। तो हर जगह जो प्रूव वर्ड है ना वो महिला के साथ जुड़ गया है। तो सबसे पहली चीज़ तो कि महिला हो या लड़की हो, उसको वेट नहीं करना है कि एक दिन सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस मेरे अनुकूल होंगी, मेरे पेरेंट्स बोलेंगे जा बेटा बन जा लीडर, पॉलिटिशियंस बोलेंगे आइए हम आपको टिकट देते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। उस परिस्थिति के लिए हमें वेट नहीं करना, उनको चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा। ये प्रैक्टिकल लाइफ है। सबसे पहले आपको अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको सोच में लाना पड़ेगा कि हाँ मैं पॉलिटिकल लीडर बन सकती हूँ, बहुत अच्छी लीडर बन सकती हूँ, मैं परिवार संभाल सकती हूँ, मैं इस देश को भी संभाल सकती हूँ। दूसरी तरफ पॉलिटिकल लीडर्स को भी ये समझना पड़ेगा कि भाई बिल लाने से कुछ नहीं होगा अगर आप जब तक महिलाओं को प्रेरित नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, हमको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी कि हम लोग समय समय पे जो ग्राउंड पे जो महिला लीडर्स काम कर रहे हैं, हम उनको एग्जाम्पल्स के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं, तब जाके दूसरी महिलाओं में मैसेज होगा। तो हर लेवल पर हमें काम करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ये बोल सकते हैं कि महिलाओं का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है।
रहा है? यहाँ पर जो बातचीत हुई, मुझे एक घटनाक्रम याद आ रहा है कि एक विधायक बनते हैं और बनती हैं, दोनों घटनाक्रम उसी में था, और उनका रिजल्ट आ जाता है आरएएस का, तो वो उसमें भी सेलेक्ट हो जाते हैं। उनसे पूछा गया कि आप विधायक ही रहना चाहते हैं या एसडीएम बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एसडीएम बन करके आज मैं ज्वाइन कर सकता हूं और विधानसभा से इस्तीफ़ा दे करके मैं विधायक पद से हट सकता हूं, लेकिन उनका ये कहना था कि मैं चाहता था कि मैं दोनों जगह सफल हो पाऊं। और उनकी फैमिली का जो रिएक्शन था उस दिन जब हमने पूछा, तो उनका कहना था नहीं हमको विधायक चाहिए, अब हमको इनको आरएएस में नहीं जाने देना, फिर कभी आरएएस की परीक्षा दे लेंगे। एक फाइनल कट चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात जो आती है, जो हम लोग समझते हैं रोज़गार की, कि भाई अगर आप राजनीति में जाएंगे तो आपको रोज़गार नहीं मिलेगा, एक लंबा सफ़र है, लंबा संघर्ष है, तो उसकी भी एक चुनौती लगती है कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगी। लोग कहते हैं कि राजनीति में घर फूंक करके तमाशा देखने का कांड होता है, ऐसे नेता भी बताते हैं, महिलाएं भी बताती हैं, तो उसका भी लगता है महिलाओं के मन में ये रहता होगा कि नहीं अब कैरियर सेट कर लें या फिर बाद में देखेंगे, या इस वजह को उनके दिमाग में बात रहती है। ये बहुत हद तक सही है। निश्चित रूप से आपको अपना जीविकोपार्जन करने के लिए धन तो चाहिए ही चाहिए, सभी को ही चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें इतनी कोई बाधा नहीं है। मैं मेडिकल प्रोफेशन से जिस तरह से हूँ, डॉक्टर हूँ, एक साथ बहुत सारी तरह के काम करने होते हैं। माँ का भी करना होता है, बेटी का भी करना होता है, बहू का भी करना होता है, डॉक्टर का भी करना होता है, तो सभी काम कर ही रहे हैं ना। उसमें कोई, मेरे को नहीं लगता है कि कोई मेरे को आज तक कभी परेशानी नहीं हुई कि भी मैं ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अभी जैसा आपने बोला कि बचपन से आपको जो है इसके लिए प्रेरित नहीं किया जाता कि आप कोई हायर एजुकेशन में जाएं या कोई डिग्री लें, या लड़कियों के लिए ऐसा माहौल नहीं था। मैं मेरी बात बता दूं कि जब मेरे को, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में आना था, तो 9th में बायोलॉजी लेनी पड़ती है। मैं एक जैन परिवार से आती हूँ, और जैन परिवार में एक चींटी मारना भी जो है वो गुनाह है, बिल्कुल एकदम माफ़ी के लायक नहीं है। तो मेरे को, जब मैं हॉस्टल गई उसके लिए, वनस्थली विद्यापीठ में गई थी, तो जब मैं पहली बार वहाँ से आई तो मुझे लगा कि जैसे कोई सारा सामाजिक ताना बाना मेरे खिलाफ खड़ा हो गया है। हमारे साधु संत, हमारे समाज के लोग, डॉक्टर बन के क्या करेगी, मेंढक का डिसेक्शन करेगी, अपने समाज में ये सब नहीं होता है, क्या करोगी डॉक्टर बन के, ऐसा क्या रखा है। तो मतलब मैं सोचती थी कि भाई ये क्या तरीका, जब मैं पढ़ना चाह रही हूँ, मेरे घर वाले पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं है, तो समाज को क्या परेशानी है। मुझे कई बार लगता है कि अगर मैं उस वक्त डर गई होती उनकी बातों से, तो शायद मैं आज इस जगह पे नहीं होती। तो सबसे पहला तो यही है कि महिला को सबसे ज़्यादा तो हिम्मत जुटानी पड़ेगी। और जैन समाज की एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताऊं, शायद आप लोगों को पता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, कि जैन धर्म में सबसे पहले तीर्थंकर जो है वो आदिनाथ महाराज हुए। और जो आदिनाथ महाराज हैं, उनकी 2 पुत्रियां थी, एक ब्राह्मी और एक सुंदरी। जो आज अपन ब्राह्मी लिपि की बात करते हैं वो उसी ब्राह्मी के नाम पे है। उन्होंने अपनी ब्राह्मी जो पुत्री थी वो पढ़ने में बहुत विद्वान थी, तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई और शिक्षा का सारा जिम्मा ब्राह्मी को दिया, अपनी बेटी को दिया, पुत्री को दिया। और दूसरी बेटी जो सुंदरी थी वो आर्ट वर्क में बहुत अच्छी थी, तो उसको बाकी का सब सारी चीज़ों के लिए उसको उन्होंने जिम्मेदारी दी। बेटों को उन्होंने सिर्फ युद्ध जीतने के लिए और लड़ने के लिए रखा। उन्होंने लड़कों को ये अधिकार नहीं दिया, शिक्षा का सारा भार जो है वो ब्राह्मी ने उठाया। तो ऐसा नहीं है, अपने यहाँ की तो बहुत पुरानी परंपरा है। ये बीच के कुछ वर्षों में जो है वो महिला दमन ऐसा हुआ, जो कि मैं 40 साल से आज प्रैक्टिस कर रही हूँ और प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ। हज़ारों डिलीवरी कराई हैं और साथ में इनफर्टिलिटी भी करती हूँ। बांझपन की मैं स्पेशल इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस करती हूँ। मैं उसमें देखती हूँ कि बहुत बार जब हम लोग जांच करते हैं तो बच्चा नहीं होने की वजह पुरुष में होती है खराबी, लेकिन उसका भी सारा इल्ज़ाम उस लड़की के ऊपर मढ़ दिया जाता है, बहू के ऊपर मढ़ दिया जाता है। मैंने एक किस्सा तो यहाँ तक देखा कि उस लड़की ने बोला कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं मेरे माता पिता या इनके माता पिता को ये बात बताऊं कि ना बताऊं। तो मैंने कहा बता देनी चाहिए तुम्हें, उसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम इतना लांछन पूरे टाइम से झेले चली जा रही हो तो तुम क्यों नहीं बता देती हो। तो वो लड़की ये बोली कि मेरे पति ने मुझे ये बोला कि अगर मैं ये बोल दूंगी तो मैं सुसाइड कर लूँगा। अब बोली वो, मैं बहुत धर्म संकट में पड़ गई कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सज़ा क्यों मिल रही है महिलाओं को भाई, सारा बांझपन का जिम्मा उस पर।
लड़का होगा कि लड़की होगा, ये भी डिसाइड तो जो है वो पुरुष से ही होता है। महिला का सेक्स तो जो है डबल एक्स जो है सेक्सुअल नॉर्म है, उसमें कुछ होना ही नहीं है। लड़की हो गई तो ये तुम्हारी वजह से हो गई, अरे भाई उसके लिए पुरुष जिम्मेदार है, महिला नहीं है। ये सब बातें समाज को बतानी बहुत ज़रूरी है। सामाजिक सोच बदलेगा नहीं तब तक महिला के लिए रास्ता आसान नहीं है। हम लोग भी बहुत आगे, कई जगह पे हमको स्ट्रगल करनी पड़ी यहाँ तक आने में, और मैं समझती हूँ जितनी हम लोग महिलाएं बैठे हैं सभी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विरोध झेला है, और उस झेल को ही हम आगे बढ़े हैं। तो मेरे को लगता है कोई ख़ास बात नहीं, महिलाएं इतना विरोध झेल सकती हैं। तो महिला आरक्षण में भी आरक्षण मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। और टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा तो मेरे ख्याल से थोड़ा समय लगेगा, माइंडसेट चेंज होएगा और बहुत सारी महिलाएं राजनीति में भी आएंगी। और जिस दिन बहुत सारी महिलाएं राजनीति में आ जाएंगी उस दिन निश्चित रूप से आपको बदलाव देखने को मिलेगा, ये मेरा सोच है। डॉक्टर साहिबा ने बहुत बड़ी बात कही है कि बदलाव बहुत ज़रूरी है और समाज में बदलाव बहुत ज़रूरी है, माइंडसेट में बदलाव बहुत ज़रूरी है। संतोष जी, आपने प्रश्न किया है आरएएस से और उस विधायक बनने की स्ट्रगल के बीच में वो क्या लेना चाह रहे थे। मैं चूँकि एजुकेशन प्रोफेशन से हूँ और मैं इस बात में ये कहूँगी कि हम वो चुनाव की बात ये कह के क्यों करते हैं कि यहाँ जाना सही है वहाँ गलत है, हम पोटेंशियल क्यों नहीं देखते हैं। मैं एजुकेशन में हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, अगर आज मुझे कोई कहे आप लीडरशिप करिए, अगर मुझ में वो क्वालिटी नहीं है तो मैं क्या नहीं हाल करूँगी। तो होना ये चाहिए कि किसी बच्ची में या किसी बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी है और वो किसी चीज़ को कमांड करके मैनेज करके एक दिशा दे सकता है, सोल्यूशन दे सकता है, तो क्यों नहीं उसको बढ़ावा दिया जाए। हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोफेशन के कोर्सेज होते हैं, मेडिकल कोर्स है, इंजीनियरिंग कोर्स है, एमबीए का होता है, मैनेजमेंट का, एजुकेशन लाइन में बीएड का होता है। मेरा सुझाव है लीडरशिप का क्यों नहीं है। एक बच्चा अगर यूनिवर्सिटी से या कहीं से भी लीडरशिप करके खड़ा होता है या खड़ी होती है तो क्यों नहीं उसको वहीं से ग्रूम किया जाए, क्यों नहीं एक छोटा सा क्रैश कोर्स ऐसा हो जिसमें उसको जीवंत उदाहरण दे करके, फील्ड के उदाहरण दे करके खड़ा करके बताया जाए आप यहाँ क्या सोचते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट में होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में होता है कि आप बहुत सारे लोगों में से एक अच्छे को चुनते हैं, कैसे आप डिस्कशन करके विचारों को लेके और एक अनचाही अनदेखी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के। तो वही बात जो मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था, थिंक लोकली एक्ट ग्लोबली। तो जब तक हम आसपास की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने की दृष्टि नहीं रखेंगे, लीडरशिप क्वालिटी नहीं रखेंगे, हम नहीं कह सकते कि वो एक अच्छा लीडर हो सकता है। तो लीडर ग्रूम किया जा सकता है, एक इंस्टीट्यूशन डेवलप किए जा सकते हैं। वहाँ ये बात ही नहीं आनी चाहिए कि लड़का है कि लड़की है, बल्कि मैं तो एक कदम आगे कहूँगी, आरक्षण की भी आवश्यकता क्यों है। अगर मेरा माइंडसेट ये है, हमारी छोटी छोटी बहुत सारी सी फिल्में, मैंने पहले उदाहरण दिया था, कारगिल गर्ल का दिया, अभी हाल में मैं आपको कह सकती हूँ कि उस ज़माने में 1935 की बॉर्न तरला दलाल जो बहुत अच्छी कुक रही हैं और उन्होंने अपनी फील्ड में कितना स्ट्रगल किया। आप सोचिए उसकी मानसिकता, जब उसके आप बायोग्राफी पढ़ेंगे कि वो बचपन से सोचती आ रही है मुझे कुछ करना है, लेकिन वो क्लियर नहीं है क्या करना है, क्योंकि उसका परिवेश ऐसा नहीं है, उसका माता पिता के जो चारों तरफ का वातावरण है भाई का, वो ऐसा है ही नहीं कि उसको दिशा दे सके कि तुम कुछ कर सकती हो, तुम लड़की हो, तुम्हें सिर्फ शादी करनी है। तो वो सोचती ठीक है मैं शादी के बाद करूँगी, 10 साल 20 साल बाद निकल जाते हैं, उसके बाद उसको लगता है मैंने कुछ भी नहीं किया, एंड सडनली शी फाइंड्स नो आई एम ए वेरी गुड कुक। और अच्छी बात कि उसको परिवार से हौसला मिला। सेम कारगिल गर्ल का है, गुंजन सक्सेना का, उसके भाई ही उसको डिस्करेज करते हैं, उसकी माँ उसको डिस्करेज करती है। उसमें वो पोटेंशियल है, उसमें वो इनबिल्ट पोटेंशियल है कि वो आर्मी में जा कर के इसमें फ्लाइंग में जा कर के और देश के लिए काम कर सकती है। उसके पिता उसको बकअप करते हैं। वी नीड समवन टू पुश, वो क्वालिटी है तो वो पुश करें, चाहे वो गुरु हो, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, दोस्त हो, हमें वो खुलापन रखना पड़ेगा। और बदलाव नहीं आएगा माइंडसेट में जब तक कोई चीज़ संभव नहीं है, हम कितनी भी कोशिश करें। महिलाओं को लीडरशिप में आने से फ़ायदे क्या हैं, ये सबसे बड़ी सोच की बात है, क्योंकि महिलाएं बाय नेचर बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत दूरदर्शिता रखती हैं, बैलेंस करके काम करती हैं। आप घर में भी देखते हैं, आप अपनी माता या बहन को देखते हैं तो वो कहीं भी अनबायस्ड काम करेंगी, बायस होकर नहीं करेंगे। और पुरुष में चाहे नहीं चाहे कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन चलता है, चाहे वो मनी का हो, चाहे पावर का हो, और कहीं ना कहीं पोलैरिटी होती जो महिला में नहीं होती। ये हम नहीं कह रहे हैं, जितनी यहाँ महिलाएं बैठी हैं या जो बाहर काम कर रही हैं, ये नेचर है। और मेरे साथ 2 डॉक्टर्स हैं, ये ज़रूर इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि मैं भी मेरे साइंस फील्ड से हूँ, तो इसमें ये नेचर का ही योगदान है कि महिलाओं को वो गुण दिया गया है।
आप पुराने टाइम पे देखेंगे तो भी महिलाओं में वो गुण पाएंगे, चाहे देवी के रूप में मिले, चाहे आपको कोई लेखिका के रूप में मिले, चाहे स्ट्रगल के रूप में मिले, चाहे स्पाई के रूप में मिले। सहमत नाम से जो स्पाई थी उसमें भी आपने देखा फादर्स को ग्रूम करता है कि देश के लिए करो। तो मेरे यहाँ अगर मेरे घर में कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहती है, चाहे मेरी ही बच्ची जाना चाहती है और मुझे दिखता है उसमें गुण है, लीडरशिप क्वालिटी है, सोल्यूशन निकालने का क्वालिटी है, तो मैं क्यों नहीं बकअप करती हूँ। मैं क्यों उसको वो डरा के कहती हूँ कि ये मनी पावर गेम है, ये मसल पावर गेम है, डोंट गो। इट्स नॉट अ गेम, इट्स अ प्रोफेशन। गो इफ़ यू कैन डू समथिंग गुड फॉर योर सोसाइटी। लाइक क्वेश्चन ये आई थिंक था कि महिलाएं क्यों नहीं जाना चाहती, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती पॉलिटिक्स में। तो मुझे नहीं लगता कि जो महिलाएं पॉलिटिक्स में आती है उनको ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इतना इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। और मतलब उनको एक तो लीडरशिप और एक मतलब पॉलिटिक्स इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पावर गेम फॉर देम। सो एंड ऑल्सो मतलब आप सोशली आप इम्प्रूव कर सकते हो, अपने सोशल जस्टिस ला सकते हो। सो फाइनेंशियल एस्पेक्ट को इतना जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं वो नहीं देखते। एक तो मैंने पहले भी जैसे कहा कि फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग फैमिलीज़ हैं उनसे आती है, पर जो अगर आप हमारे पंचायती राज जो लेजिस्लेशन था जिसमें 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन है, उसमें से जो महिलाएं आई है और जो पॉजिटिव रिजल्ट्स जो आई है फील्ड ग्राउंड लेवल पे, वो देख के वो एक सक्सेसफुल टेम्पलेट है फॉर जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसके लिए कि आगे अगर 33% रिजर्वेशन देती है तो सिर्फ इट इज़ नॉट ओनली फॉर फाइनेंशियल एस्पेक्ट आप देखोगे, इट इज़ फॉर ओवरऑल पावर एंड ओवरऑल सोशल जस्टिस एंड फॉर वुमेन को कैसे आगे ला सके और वुमेन कैसे मतलब पॉलिटिकल फील्ड में कैसे आगे आ सके, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो एक यूएन की रिपोर्ट है, मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ कि ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक रिसर्च का एक 2018 का रिपोर्ट है जिसमें वो बोलते हैं जो वुमेन लेजिस्लेटर्स है वो लोग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेटर करते हैं बाय 1.8% पर ईयर। ऑल्सो वो जो हम देखते हैं हर 5 साल में पॉलिटिशियंस के एसेट्स जो बढ़ जाते हैं, तो उनका मतलब कंपेयर टू मेन 10% एसेट्स ही बढ़ता है। मतलब दे आर नॉट एज करप्ट एज इफ़ यू कंपेयर इट विद द मेन पॉलिटिशियंस। एक वो बहुत पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म जो बोलते हैं कि मेन बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं जल्दी, आप देख ही रहे हो कैसे पार्टीज चेंज कर रहे हैं कैसे। सो बट आप देख लो कि वुमेन का अभी तक हमने देखा नहीं है इतना। अभी सूरत वाला, अभी आप इंदौर वाला देख लो। सो वी हैवंट हर्ड कि कोई वुमेन पॉलिटिशियन ने इतना जल्दी चेंज किया है। सो जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है वो इट इज़ लेस कंपेयर्ड एज टू मेन, एक ये है। और ये मैं जो जैसे मैंने बोला कि जो पॉजिटिव रिजल्ट्स है ऑन द ग्राउंड बिफोर अस बिकॉज ऑफ द लेजिस्लेशन फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स, वो देख के हमको देखना चाहिए कि वुमेन ऑल्दो देयर इज़ वो पंचायत पति लोग पहले था, पर अभी वुमेन आर मोर अवेयर अबाउट देयर राइट्स। एंड राजस्थान में स्पेशली अगर आप देखें तो सरपंच पंचायत मेंबर्स ने बहुत ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया है। सो दैट कैन बी अ वेरी गुड टेम्पलेट फॉर वुमेन हु वांट्स टू कम फॉरवर्ड। बट ये लेजिस्लेशन जो है वो कितना इम्प्लीमेंट कितना जल्दी होगा, दैट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन मार्क देयर, क्योंकि बोलते हैं सेंशस एंड डीलिमिटेशन के बाद ही होगा। सो दैट इज़ नॉट बिफोर, एटलीस्ट इट कैन नॉट बी डन इन 2029, प्रॉब्ली हमको वेट करना पड़ेगा 2039 तक। और इसका एक ये भी है कि 15 इयर्स का लिमिटेशन है फॉर रिजर्वेशन। सो अगर जब तक ये सब होके अगर तो बिकॉज 2023 से ये स्टार्ट हो गया है that 15-year period. So how much of it can be implemented, that is also a question. राजनीति में अब महिलाओं का बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि महिलाएं खुद अपने आप में आत्मविश्वास रखेंगी
कॉन्फिडेंस रखेंगी, हिम्मत से वो आगे बढ़ेंगी, तभी बढ़ने देंगे। क्यों? अपने काम के प्रति जब महिला कुछ करेगी तो उसको देखो समस्याओं का सामना तो उसे करना पड़ेगा, और उन समस्याओं का सामना करके वो आगे बढ़ेगी, तभी ही वो आगे बढ़ेगी। आज परिवार में देख लीजिए, हम महिलाएं कुछ करते हैं शादी के बाद तो हमें रोक टोक लगाते हैं कि बस कितनी भी पढ़ी लिखी बहू हो या कुछ करना चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, या वो राजनीति में, किसी भी चीज़ की उसकी हॉबी होती है, तो उसमें मतलब परिवार वाले मतलब ये सोचते हैं कि बस ये झाड़ू पोछा करे, बर्तन, ये अपना काम करे, हमारे लिए अलर्ट खड़ी रहे। पर ये सोचना चाहिए कि ये महिला है जो हम सारे परिवार का ध्यान रखती है, हमारी फीलिंग समझती है, हमारी भावनाओं की कद्र करती है, तो उन सबको उनकी उसकी भी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए कि ये भी क्या चाहती है। जैसे मैं हूँ, मैं अब मेरा इंटरेस्ट है, मेरा बहुत पहले से ही था, लेकिन शादी के बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रही थी जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम। फिर मैंने 5 साल बाद मैंने बीएड किया, उसके बाद मैंने 15 साल बाद मैंने अभी कनोडिया कॉलेज से ड्राइंग पेंटिंग से एमए किया, और मेरे बच्चों को संभालती हुई, मेरे हस्बैंड ज़्यादातर पोस्टिंग बाहर रही थी, मैं परिवार बच्चों को सबको संभालती हूँ, क्योंकि मेरे में इंटरेस्ट था, मेरे अंदर एक भावना थी कि मुझे कुछ करना है। तो वो चीज़ के रुकावट तो आती है, लेकिन मैंने जब हमारा काम गलत नहीं है तो हम क्यों रुके। हमको आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस से, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस से काम को आगे करेंगे, हम अच्छा करेंगे तो सब अपना आप ही बाद में जाके अपने आप सपोर्ट करने लग जाएंगे। तो इसलिए सबसे अहम बात है कि हमारे कॉन्फिडेंस को मजबूत रखना है। महिलाओं को बोलेंगे, बोलने दीजिए, उनकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है। जैसे एक नाव पानी में उतरती है, लहरों को चीर के किनारे तक जाती है, वैसे ही हमें भी हमारे लक्ष्य की तरफ जाना है, तभी चेंज आएगा। जैसे राजनीति में भी आने वाले टाइम में, क्योंकि महिलाएं आने वाले टाइम में चेंज मिलेगा, क्योंकि काफ़ी महिलाएं जिसको इंटरेस्ट है वो करेंगी। वंशानुगत जो राजनीति में होती है उन्हें तो सपोर्ट मिलता है, लेकिन जो एक महिला अपने आप अपने दम पर खड़ी होती है राजनीति में, उसको दबाने वाले बहुत होते हैं, नीचे गिराने वाले, किसी न किसी तरह से इसको पीछे धकेले। ये बहुत अच्छा महिलाएं कर रही है राजनीति में, किसी भी क्षेत्र में, तो कहीं न कहीं सोच है, पुरुष ये सोचते हैं कि ये आगे निकल जाएगी तो ये हमारे लिए बहुत, अपने आप को नीचा समझते हैं कि ये आगे बढ़ जाएगी तो हमें थोड़ा सा मतलब वैल्यू इसकी ज़्यादा रहेगी, हमारी कम रहेगी, ये सोचते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। महिला जब आगे बढ़ना चाहती है तो उसको सपोर्ट दे, उसको आगे बढ़ाए, तो उसमें समाज का, एक अपने देश का ही विकास होता है। इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए, और महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तभी तो हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैंने यहाँ बैठे सभी लोगों के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स सुने, एंड मैं अपने आप को इस मामले में दूसरी तरफ रखती हूँ कि जो जैसा कि मैडम ने बोला, अलका मैम ने बताया कि परिवार का जो हौसला है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एंड आई एम अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ दैट कि बिफोर माय ग्रेजुएशन MBBS से पहले मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये मेरा डिसीजन था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मेरे पेरेंट्स ने जहाँ मैंने कहा मुझे कोचिंग के लिए भेजा, और मैंने वो किया, वो मुझे करना था। इसके बाद मेरी शादी हुई, तो शादी के बाद मुझे इन लॉज इतने अच्छे मिले कि मुझे MD करना था, तो उन्होंने मेरा पल पल साथ दिया। तो परिवार का जो हौसला है वो आपको डेफिनेटली आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करता है। और मैं इसीलिए जो भी दर्शकगण जो भी ये देखेंगे, तो मैं ये है कि जो भी आपके घर में फीमेल्स हैं उनको आप सपोर्ट कीजिए, तो वो हम जैसे बन सकती है, और हमारी तरह यहाँ आके इस तरह की शोज़ में आके और आपसे बातचीत करेंगी। और मैं जो मैम ने कहा उससे एग्री करती हूँ कि एंड दिस हैज़ बीन प्रूव्ड इन द रिसर्चेस ऑल्सो दैट फीमेल्स आर मल्टीटास्किंग। फीमेल्स जो है वो एक साथ 4 काम कर सकती हैं, जो कि एंड रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि मेल्स नहीं कर सकते हो। तो आज मैं जो करती हूँ, अब देखिए ये है कि जैविक संरचना ही फीमेल की ऐसी बनाई गई है कि वो अलग स्टैंड करती है, उसका मस्तिष्क अलग तरीके से काम करता है, उसके ब्रेन में इस तरह से डेवलपमेंट है। और दूसरी बात कि जैसे मैं हूँ, तो मैं, ऐसा नहीं है किसी का दबाव होता है, महिलाएं जो करती है वो अपनी इच्छा से करती हैं। आप अपने जो मातृत्व का जो गुण है वो महिलाओं में
वो इनबिल्ट है, वो कहीं से उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई काम है, वो खुद से करती है सब कुछ। तो उसको सोचना भी ये नहीं चाहिए। मैं समाज में ये बिल्कुल संदेश नहीं देना चाहती कि अगर आप अपना काम कर रहे हो, आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो, तो किसी दबाव में कर रहे हो, नहीं। महिलाएं ये सब अपने मन से भी करती हैं और मन से करना चाहती हैं। और एक जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि सोशल सिक्योरिटी, उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे महिलाएं हैं उनको, देखिए 50% इंडिया के सिनेरियो की बात करें तो 50% फीमेल्स ऐसी हैं जिनको अनीमिया से पीड़ित है। वो कहते हैं ना कि सामाजिक और मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तौर से दृढ़ हो, वही स्वस्थ है। तो पहले आपकी फिज़िकल और आपकी जो इमोशनल वेलबींग है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो महिलाएं हैं क्यों सफ़र करती है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की 50% फीमेल्स जो हैं वो एनीमिक हैं। अब आप ये सोचें कि उसका शरीर, राजनीति की तरफ तो वो काफ़ी बाद में सोचेगी, मुझे जहाँ तक लगता है। पहले उसको हेल्दी के लिए और जो उसकी वेलबींग है उसके लिए भी सोचना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। आपके कितने कैंसर के, मैम को पता है, स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, दैट इज़ सो कॉमन। पर्सनल हाइजीन नहीं है, उनको हेल्दी के रहने के लिए क्या क्या उनको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, ये सब उनको पता होना चाहिए। उसके लिए भी तो अवेयरनेस चाहिए, तब तो वो आगे बढ़ेंगे। उनकी तो हेल्थ फैसिलिटीज़ तक अप्रोच ही नहीं है, तो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुरू करने चाहिए, आई फील सो। जैसा कि अभी सरिता मैम ने कहा कि मतलब परिवार का सपोर्ट मिला, तो सबसे पहली बात पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ेगी। जब हम आने वाले समय की और भविष्य की बात कर रहे हैं, सेम एज़ मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी बाउंड नहीं किया कि मुझे किस तरह की चीज़ें चुननी है या नहीं। बस उन्होंने ये कहा कि आपको एक ऐसे पाथ पे चलना है जहाँ कभी कोई आपके पेरेंट्स को ये ना बोले कि आपकी डॉटर ने कभी कुछ गलत किया है। तो बेटियां जब अगर परिवार से, स्वतंत्रता के माहौल से, संस्कारों से सींची जाती हैं, तो वो एक अच्छी सृजनात्मकता के रूप में बाहर आती हैं। मैं धौलपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और जब मैं जयपुर आती हूँ, जयपुर के चकाचौंध देखती हूँ, तो एक संदेश जो कान में हमेशा गूंजता रहता था, जयपुर धौलपुर से, छोटे से गांव से बड़ी दुनिया में जा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ की दुनिया को भूल जाओ। तो इंसान को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक तो अपनी पृष्ठभूमि को कभी नहीं भूलना चाहिए और परिवार को हमेशा उसके लिए ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए कि बड़े से बड़े तूफान आए वो डटा रहे। और अगर हमारे जैसे मैं मेरी बात करूँ, मेरी एक डॉटर है, तो हम परिवार में, मैं और मेरे हस्बैंड उसको ये ही शिक्षा देते हैं कि बेटा आपको अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़नी है, हम आपके साथ पीछे खड़े हैं, लेकिन आपको अपनी लड़ाइयाँ हमेशा खड़ी रहनी। आज वो 10 साल की है, लेकिन वो इतनी प्रिपेयर है कि अगर उसको कोई किसी भी प्रकार की चीज़ें कहता है या सुनता है तो वो सेल्फ डिसीजन ले सकती है। तो डिसीजन मेकर बनाना हमें शुरू से ही शुरू करना होगा। एक बहुत पहले समय की बात थी, लोग कहते थे नज़रें नीचे करके चलो, लड़की है ऐसे चलो वैसे चलो, लेकिन बदलते सिनेरियो में हम ये देख रहे हैं कि जहाँ आज माता पिता सहयोग करते हैं, वहीं शादी के बाद पति पूरा सहयोग करते हैं। मैं अपनी बात करूं, मैं मंच संचालन, एक उद्घोषिका हूं, मंच संचालन के फील्ड में काम करती हूं। मैं आज एक राजनीतिक मंचों का भी मंच संचालन करती हूं, तो मैं पार्टीज़ का भी मंच संचालन करती हूं। तो एक आपको फ्री माइंड से अपने फैमिली मेम्बर्स पे, लड़की अगर है खासकर, तो ज़्यादा ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि लड़कियाँ ट्रस्ट जब तोड़ती हैं जब आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले परिवार में, चाहे पति हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो या आपकी संतान हो, विश्वास के रिश्ते को आपको गहरा करना होगा। और राजनीति में आने वाले समय में एक महिलाओं का सुनहरा भविष्य हम देख पा रहे हैं, जिस तरह से महिलाएं प्रूव कर चुकी हैं आज हर क्षेत्र में। अब महिलाओं को टिकट कैसे मिले, जो अभी तक यहाँ पे ये चल रहा है, तो महिलाओं को टिकट अब मिलने लगे हैं और अब मिलेंगे भी, क्योंकि महिलाएं स्वयं जागरूक होने लगी हैं। क्योंकि हर क्षेत्र में आप देखिए, हर चीज़, हर जगह एसोसिएशंस बनने लगी हैं। आज ये देखते हैं हम, तो एसोसिएशंस में जो लीड करने के लिए जो पावर्स आती हैं, वहाँ से हमें उन एसोसिएशंस में से ये देखना चाहिए कि किस तरह की महिलाएं लीडरशिप क्वालिटी के साथ अपनी अपनी एसोसिएशंस को नर्चर कर रही हैं, या अपने अपने फील्ड में ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो इस लीडरशिप पावर को रखती हैं। उन्हें आगे लाने के लिए गवर्नमेंट को भी थोड़े से प्रयास करने होंगे और परिवार को भी प्रयास करना होगा। जैसा कि अभी भाग्यश्री जी ने कहा कि स्वयं को तो प्रयास करना ही है, क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। धन्यवाद। लास्ट में हम लोग यही मैसेज देंगे कि
देखो ये तो सर्वविदित है, ये हमारा जो पैनल है और 5 दिनों से जो पैनल रहा है उसने ये प्रूव किया कि महिलाएं अब अपनी सुनने लग गई हैं, उनकी भी अपनी एक आवाज़ है। तो ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है कि महिलाएं बहुत आगे आने लग गई हैं। एक छोटी सी बात कि यहाँ पे महिला और पुरुष की पावर की लड़ाई नहीं है कि हम महिलाएं ये बताने के लिए बैठी हैं कि वी आर गुड और हमें ये क्वालिटी, हमें ये क्वालिटी, हमें ये क्वालिटी। ये सिंपल सी बात है कि हम महिलाएं, आप पुरुषों के समकक्ष हैं, आपकी विरोधी नहीं है। ये खेल लड़ाई नहीं है तुम आगे हो मैं पीछे हूँ, ये सिर्फ सिंपल सी बात है, ये बराबरी की लड़ाई है, अपॉर्चुनिटीज़ की लड़ाई है कि आप भी बहुत बेहतर है, हम भी बहुत बेहतर हैं। जैसे अलका जी ने कहा, उनकी सबसे अच्छी बात है, मुझे लगता है उस दिन बहुत अच्छी इक्वालिटी आ जाएगी जिस दिन जो पेरेंट्स हैं ना, जहाँ जो जिन्हें हम रूट्स बोलते हैं, वहीं से सब स्टार्ट हुआ है। जिस दिन पेरेंट्स ये बोलेंगे बेटा जिसमें जितनी काबिलियत है वो कर ले, हम रोक नहीं रहे। ये चीज़ नहीं कि बेटी उड़ना चाहती है, उसके पंख काट दिए गए हैं, और जो बेटा जिसके पंख कटे हुए हैं और उसे हम बोल रहे हैं उड़ बेटा उड़, तुझे अभी उड़ना है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेकंड चीज़, मुझे लगता है कि वो राजनीति हो, सामाजिक स्तर पे हो, कोई भी बदलाव हमें लाना है तो कुछ पुर्जे हैं, बस उनको ला के जोड़ना है। जैसे कहते हैं ना हैंड इन हैंड, जैसे पेरेंट्स, फैमिली, जहाँ से पेरेंटिंग होता है, सोसाइटी, पॉलिटिकल लीडर्स, गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब बिखरी चीज़ें। ये जब हाथ में हाथ मिला लेंगे ना तो एक साइकिल का चक्र अच्छे से घूमने लगेगा और चीज़ें अपने आप बदलने लगेंगी। लास्ट में एक सिंपल सा मैसेज मैं देना चाहूँगी। देखिए, हम आधी आबादी महिलाओं की है। आज जो आप अपने लिए आवाज़ उठाएंगी, आने वाली पीढ़ी के लिए एक रास्ता बनाएंगी। योर ड्रीम्स आर ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई दूसरा आपके लिए आवाज़ नहीं उठाने आएगा, आपको अपने लिए प्रूव करना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा। हर किसी के लिए जीवन चुनौतीपूर्ण है, आपको लड़ना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप आने वाली पीढ़ी के लिए एक रास्ता बना पाएंगे, उनके लिए बेहतर जिसे बोलते हैं समाज की हम लोग कल्पना कर सकते हैं। थैंक यू।